हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ओम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मवाना क्लासेस पर। चलिए, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका होगा कि आपके करंट अफेयर की और उसके साथ ही साथ जीएस की भी एक एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो उसी क्लास के लिए आज यहाँ पे लेक्चर लिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग काफ़ी दिन से करंट अफेयर के लिए चर्चाएँ डाल रहे थे, तो आपकी आज करंट अफेयर की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी और जीएस की भी क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज से क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर हम करंट अफेयर और जीएस की क्लास लेंगे। ठीक है, करंट अफेयर में तो करंट की चीज़ें चलेंगी। जीएस में अभी आपको पता है कि जीएस की क्लास अवनीश सर भी ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल ब्रेक है, बट उनकी भी क्लासेस कंटिन्यू होंगे जल्दी ही। और करंट अफेयर की क्लासेस हम लेंगे। यहाँ पे जो हम जीएस की क्लास लेंगे उसमें हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। अवनीश सर ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं, बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप लोग वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी वहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज हमारा पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रखते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम यहाँ पर आपको क्या पढ़ाएंगे। एक तो हम पढ़ाएंगे आपको जनरल स्टडी जीएस, प्लस आपको पढ़ाएंगे हम क्या, करंट अफेयर्स। क्या पढ़ाएंगे आपको, करंट अफेयर। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। अब देखिए, जीएस में कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो सारा कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अवनीश सर भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, यहाँ पर हम पढ़ाएंगे जीएस में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, और करंट अफेयर में करंट की चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, देखिए, जो जीएस में हम अभी इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए, जीएस में मान लीजिए हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, आपको क्या करना है, पढ़ते टाइम इसमें जीएस की जो हमारी क्लासेस होंगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी। मंडे टू फ्राइडे तक इसकी क्लास होगी। और सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे को इसका होगा टेस्ट। सैटरडे को इसका टेस्ट होगा। इस टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे। इस टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे जो आप सभी को करना होगा। ठीक है, ये टेस्ट आपको पहले टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, उसके थ्रू आप लोग टेस्ट देंगे। उसके बाद इसका डिस्कशन होगा। अब देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा होगा कि आपने मंडे टू फ्राइडे तक तो पढ़ाई की, मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ाई की। अब आपको पता होगा कि सैटरडे को आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, सैटरडे को मंडे टू फ्राइडे तक की चीज़ें रिवाइज करेंगे। उसके बाद आप संडे को टेस्ट देंगे, सैटरडे को आप टेस्ट देंगे। उसके बाद इस टेस्ट का क्या होगा, डिस्कशन होगा। इसका होगा डिस्कशन। अब इस डिस्कशन होगा तो आपकी चीज़ें 1 2 3 बार आपकी रिवाइज हो गई। पहले तो मंडे टू फ्राइडे तक आप लोगों ने पढ़ाई की, सैटरडे को आपने रिवीजन करके क्वेश्चन का टेस्ट दिया 200 क्वेश्चन का, फिर इसके बाद इसका हुआ डिस्कशन। अब ये जो 200 क्वेश्चन रहेंगे, ये जो 200 क्वेश्चन है, ये आपके जो मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ाई की होगी आपने, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी टॉपिक से उठाए जाएंगे। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा, ताकि आपकी जो भी क्लासेस चलाई गई एक वीक के अंदर वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखिए, करंट अफेयर की बात कर लें हम थोड़ा सा अगर, तो करंट अफेयर में क्या होगा कि करंट अफेयर में जो क्लासेस होंगी वो मंडे टू सैटरडे तक होंगी। मंडे टू सैटरडे तक करंट अफेयर की क्लासेस होंगी। इसका संडे को होगा आपका टेस्ट। इसका जो है संडे को आपका टेस्ट होगा, संडे को इसका टेस्ट होगा। इसमें भी लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। यानी जो आपने मंडे टू सैटरडे तक पढ़ाई की है उसका संडे को टेस्ट देना होगा। इसमें 200 क्वेश्चन होंगे। फिर संडे को हम इन 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि जो 200 क्वेश्चन होंगे, ये जो आपने मंडे टू सैटरडे तक में पढ़ा होगा उसी का क्वेश्चन होंगे, तो टॉपिक वही कवर होंगे। अब जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन उठाया गया होगा उस टॉपिक को लेके हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे टोटल पूरा। तो उसमें आपका क्या होगा कि ये आपका दूसरी बार तो हम ही आपको रिवाइज करवा दिए, एक बार आपने खुद रिवाइज कर ली। एक वीक के अंदर आपके 3 बार रिवीजन हो गया। अब 3 बार रिवीजन हो गया तो आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई गई पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाएंगी आपको। यानी कि आपको अब
ज़्यादा और कुछ आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जब आपका एग्ज़ाम आएगा उससे पहले आपको 2 बार रिवाइज कर लेना होगा, उससे पहले 2 बार रिवाइज कर लेना होगा। 2-4 टेस्ट सीरीज दे देनी है, जैसे जो टॉपिक आपने पढ़े उससे 2 टेस्ट आपको दे देना। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी का आपका 2-3 टेस्ट दे देना। अगर टेस्ट आप नहीं दे पा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं, इस तरीके से हमारी पढ़ाई होगी। यहाँ पे जो आपकी जीएस की क्लास होगी, जीएस की क्लास संडे को जो है, संडे को जीएस की क्लास क्लोज होगी, क्योंकि आपका संडे को करंट अफेयर का टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन होगा, तो डिस्कशन में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इस वजह से संडे को आपकी क्लास क्लोज होगी, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो चीज़ें हम कर रहे हैं, आपको क्या करना है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपका शेड्यूल है। और अब आपको क्या करना है उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ये तो हम जो कर रहे हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको जब भी आप लेक्चर देखने आए, जब भी आप लेक्चर में आए, तो आपके पास पहली चीज़ क्या होना चाहिए, पेन प्लस कॉपी होना चाहिए। आपको मूवी की तरह मोबाइल लेके लेट के बेड पर आपको लेक्चर नहीं देखना है, क्योंकि इससे आपका टाइम तो आप उतना ही देंगे, इनपुट उतना ही देंगे, बट आउटपुट आपका उतना नहीं आएगा। आउटपुट लाने के लिए आपको टेबल चेयर लगा के बैठिए, या फिर जैसे भी आप बैठते हैं वैसे बैठिए, पेन कॉपी लेके बैठिए। आप सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे एक एक चीज़ें लिखाई जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। नहीं फिर आप बोलेंगे कि क्वेश्चन नहीं बन के आया। क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, आप अगर सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, आपका किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आने वाला है, ठीक है। और चाहे ज्योग्राफी की क्लास हो, चाहे पॉलिटी की क्लास हो, या करंट अफेयर की क्लास हो। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे करनी है, इसमें आपको नोट्स अपना खुद का प्रिपेयर करना है। आप कोचिंग का, चाहे हमारा हो या किसी और का, आप कहीं और भी जुड़े होंगे, जैसा आपकी जहाँ आपकी पसंद होगी, उसके पीडीएफ पे आप डिपेंड नहीं करिए, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें डाली जाती हैं जो आपके काम की नहीं होती। कॉपी पेस्ट पीडीएफ होता है, ठीक है। तो आप अपना खुद का नोट से प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्या होगा कि जो भी आप लिखे रहेंगे, आपकी अपनी लिखी हुई चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, बजाय कि आप दूसरे की लिखी हुई चीज़ या पीडीएफ आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका अपना नोट्स होना चाहिए। नोट्स कैसे बनाना है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हम। तीसरी चीज़ इसमें जो है, ये जो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिए, उसमें हम ठीक से चल रही है हमारी क्लासेस, थोड़ी सी क्लासेस हम लेवल थोड़ा बढ़ाया तो आपको लगा कि अरे तो हमारे एग्जाम में पूछता ही नहीं, हम इसको क्यों पढ़े। नहीं, आपको सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, यानी कि आपको जो भी टॉपिक करना है वो एक इंटेलेक्चुअल होके करना है, बौद्धिक तरीके से करना है। यानी जो टॉपिक पढ़ें आप उसको समझें, न कि आप फैक्ट रटने की कोशिश करें। क्योंकि आने वाले समय में या अभी भी अगर आप थोड़ा एसएससी का एग्जाम देखें, यूपीएसआई का एग्जाम देखें, और जो अदर एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम देखें, तो उसमें फैक्ट की बजाय अब थोड़े से क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल लेवल के डाले जाने लगे। इसीलिए आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन तो बहुत टफ है। नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया। आपने टॉपिक अच्छे से नहीं कवर किया है, सिर्फ आप फैक्ट रटते रह गए, इस वजह से आपको टॉपिक टफ लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वे में पढ़ना। कोई टॉपिक मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, या फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अच्छे से, कि उसके इलेक्शन का जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो क्या होता है, और आपका क्या पद्धति होती है, उसके मतलब जो भी चुनाव जीतता है उसको कैसे कैसे क्या चीज़ें कराई जाती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको डिस्कस कराई जाएंगी। आपको ये सारी चीज़ें करना है, ये नहीं कि आप रट लिए कि अच्छा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ए वोट देते हैं, प्रेसिडेंट 5 साल का होता है, फिर उसके बाद उसका जो फिर दूसरा चुनाव होता है। अब इसमें और कई सारे इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको अदर, जैसे कि कोई जो आप फैक्चुअल बुक लेते हैं उसमें नहीं दिया होता, बट आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है।
चलिए अब इसमें जो अगली बात आती है, अगली बात इसमें आती है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, देखिए आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी भी देंगे, यूपीएसआई भी देंगे, लेखपाल भी देंगे और कई सारे वैकेंसी जो वनडे एग्जाम के आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी हो गई, जो भी चीज़ें आरओ की वैकेंसी, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारे एग्जाम देंगे। तो आप जब भी किसी चीज़ को टारगेट करें, जैसे अभी मान लीजिए कुछ बच्चे यूपीएसआई को टारगेट करेंगे, कुछ लोग लेखपाल को टारगेट करेंगे, कुछ दोनों को टारगेट करेंगे, तो आपको उसका आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए प्लस हर वनडे एग्जाम का आप थोड़ा लेवल देख लेंगे। अब ऐसा नहीं कि यूपीएसआई आप देखने जा रहे हैं तो आप ग्रुप डी का उठा ले, नहीं, यूपीएसआई देखने जा रहे हैं आप तो यूपी पीसीएस का प्री का पेपर उठा लीजिए, आपका इसका उठा लीजिए, एसएससी का उठा लीजिए, लेखपाल का उठा लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम करवाती है उसका उठा लीजिए। उसका आपके पास 5 ईयर का, एटलीस्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि कंपटीशन का लेवल कैसे बढ़ रहा है। 5 साल पहले का क्वेश्चन देखें, आपका क्वेश्चन देखें जो अभी 2017 या 17 में शायद एग्जाम हुआ था, उसका आप लेवल देखें, ठीक है, तो उससे आप कंपेयर कर पाएंगे कि कितना लेवल बढ़ रहा है, हमको कितना अपना लेवल उच्च करके पढ़ाई करना है, ठीक है। इसमें जो अगली बात आती है, इसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए आपके पास, ये 4 चीज़ें हो गई। इसमें जो अगली बात आती है, जो आपके लिए आपकी सफलता की मेन कुंजी है, जिसको आप बोल सकते हैं कि आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है, वो है आपका रेगुलरिटी। क्या है आपका, रेगुलरिटी होना चाहिए आपके पास, यानी निरंतरता होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं आपने आज आया लेक्चर देख लिया, एक हफ्ता बंक मार दिया, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद आए 20 लेक्चर आप प्लेलिस्ट बना लिए, उसमें आप देखने एक ही दिन में 20 लेक्चर खत्म कर दिए। अब उसमें कुछ लोग होते हैं कि लेक्चर को पूरा नहीं देखेंगे, उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, जो प्लेबैक स्पीड होती है उसको बढ़ा देंगे, 2x पे देखे जा रहे हैं। अब उनको इतने, हमारा माइंड जितना हम बोल रहे हैं उतना तो कैच नहीं कर पाता अच्छे से, उसको आप देखेंगे कई सारी चीजें, अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे उसको जब रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा ये चीजें तो बताए भी थे सर, तो वो चीजें आपको जाती नहीं। आप जब स्पीड बढ़ा देंगे और स्पीड में आप देखने लगेंगे तो चीजें आपको कहां से कवर हो पाएंगी। तो आपको बिल्कुल रेगुलर आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, आपको सारा शेड्यूल दिया गया होगा सारे क्लासेस की, आप उस शेड्यूल पे आइए, उसको फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, अपना खुद का प्रिपेयर रहिए, उस तरीके से तैयारी करिए, फिर आपकी सफलता निश्चित होगी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है अभी जो स्थिति चल रही है उससे तो और बढ़ने वाला है। तो ये 3-4 चीज़ें हुई। अब हम नोट्स बनाने के तरीके पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए। देखिए, नोट्स बनाने के लिए एक तो आप जो नॉर्मल लोग नोट्स बनाते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट, वो आपके इस पे बनाते हैं, जो स्पाइरल का कॉपी आती है उसी पे बनाते हैं, कुछ लोग और किसी चीज़ पे बनाते हैं। बट आपको किस पे नोट्स बनानी है, जो एक बेहतर तरीका है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको एक A4 साइज का पेपर लेना होगा। A4 साइज का आपको एक बंडल पेपर मंगा लीजिए, उसमें काफ़ी सारे पेपर, लगभग 500-600 शीट से ज़्यादा होता है शायद। तो A4 साइज पेपर मंगा लेंगे, 180 से 200 रुपए तक का होगा, आपके स्पाइरल से सस्ता पड़ेगा। आप जब भी कोई लेक्चर देखने बैठिए, आप क्या करिए कि उस लेक्चर आप 4-5 पेज निकालिए, लेके बैठिए, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही है, लिखाई जा रही हैं, वो चीज़ें आप नोट्स बनाते रहिए, उसको फिर ले जाइए उस सेक्शन में लगा दीजिए जिस सेक्शन का आप लेक्चर देख रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी का देख रहे हैं तो ज्योग्राफी का कर लीजिए, पॉलिटी का देख रहे हैं तो पॉलिटी में कर लीजिए, ऐसे आपको हर क्लास में करना है। अब इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी A4 साइज पेपर की, उसके अलावा एक आपको होल करने वाली मशीन आती है, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, तो उस मशीन आप ले लीजिए, वो लगभग 60-70 रुपए की आती है। और एक आप ले लीजिए क्लिप फाइल, एक ही फाइल में आप चाहें तो सारी आप अपनी नोट्स लगा सकते हैं या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं। ये भी एक फाइल लगभग 50 रुपए के आसपास की आती है। तो आपको नोट्स इस तरीके से बनाने हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा आपको, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर में मान लीजिए कि आपने पढ़ा एशिया, आपने मान लीजिए कि कोई भी करंट का टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए कि जैसे कि अभी AIIB के बारे में पढ़ा, AIIB के बारे में, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। कोई चीज़ें मान लीजिए न्यूज़ में आ गई, आपने पढ़ लिया कि अच्छा इसका इस्टेब्लिशमेंट इस
ईयर में हुआ था, उसके बाद आपने उसके बारे में और कुछ चीज़ें नहीं आए। फिर उसके बाद आप जब आगे एक आध हफ्ते बीता, फिर एक एडिटोरियल आ गया इसी पे एक एडिटोरियल और आ गया, उसमें कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, फिर आपने इसको उसी में डाल दिया लिख के। फिर आप एक हफ्ते बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बता, फिर आपको एक एडिटोरियल आ गया, फिर आप क्या करेंगे, फिर इसमें जो आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली आप इसमें डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके एक टॉपिक का नोट्स एक जगह क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल कंबाइंड होगा। यानी जब आपका एग्जाम आएगा तो उस समय अब आपको AIIB के बारे में पढ़ना है, आपने कुछ चीज़ें किसी और पेपर में पढ़ी, कुछ चीज़ें किसी और पेपर में, आप क्या करते हैं यूट्यूब पे सर्च मारने लगते हैं AIIB के बारे में। एक लेक्चर में कहीं भी आपको पूरी चीज़ें कंबाइंड बताई नहीं जाती, तो फिर आप 10 लेक्चर देखेंगे, उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। अब ये चीज़ें अगर आपके पास कंबाइंड हो तो इसके बारे में आप 15 मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने में। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी टोटल 15 से 20 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको फायदा होने वाली है A4 साइज में इस तरीके से नोट्स बनाने में। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं जो आपको करनी है। अब इसको हम इरेज करते चलते हैं आज के अपने मेन लेक्चर पे, जो हमारा आज का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। एक कुछ जनरल चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, आप में से कई सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, फॉलो भी करते होंगे, बट कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते, बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनको बताना ज़रूरी था। ठीक है, चलिए अब हम आज के लेक्चर पे पहुँचते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पता है पॉलिटी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम आज? पॉलिटी। अब देखिए पॉलिटी जनरल जो एग्जाम होते हैं उनमें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें ही पूछा जाता, बट UPSI के एग्जाम वगैरह में, UPSI वगैरह का जो एग्जाम हो गया उसमें IPC प्लस CRPC ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं। तो इसके लिए हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद IPC और CRPC पढ़ेंगे। इनमें जो बच्चे UPSI के लिए आपके अप्लाई करने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग इसके स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अदर एग्जाम में चीज़ें नहीं पूछी जाती। अगर कोई लॉ आपके न्यूज़ में आ गया करंट में तो भले पूछा जाए, जनरली ये सब टॉपिक नहीं उठाया जाता। ठीक है, तो चलिए हम पॉलिटी में स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा आप लोग डाल लीजिए, संविधान का निर्माण। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका संविधान का निर्माण। देखिए सब संविधान के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान है क्या, पहली चीज़ तो। फिर इसकी बात कहाँ से उठी, हमारे यहाँ संविधान बनाने के लिए कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, क्यों डिमांड की गई, कहीं से तो इसका फ़ायदा दिखा होगा, तभी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने डिमांड किया कि नहीं हमारे यहाँ भी संविधान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी एक क्रमबद्ध तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ऐसा करिए कि हमारे साथ साथ लिखते चलिए, अपना नोट्स बनाते चलिए, तो उसमें टाइम भी थोड़ा कम लगेगा, आपको चीज़ें अच्छे से रिवाइज भी होंगी, आपका नोट्स भी प्रिपेयर होता रहेगा। पहले आप लोग लिख लीजिए कि संविधान क्या होता है। देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, संविधान कुछ नहीं है, एक दस्तावेज है जिसे कानून का विशेष संरक्षण प्राप्त है। देखिए दस्तावेज का मतलब कि एक लिखी हुई पुस्तिका है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई है जिसको हमें या हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। अब ये जो दस्तावेज लिखा गया है इसको एक विशेष संरक्षण प्राप्त है कि यानी गवर्नमेंट या कोई और लीडर हो या फिर सामान्य जनता हो इसके साथ आसानी से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो भी चीज़ें इसके साथ बदलाव करनी है उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से इसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है, आप इसी को फॉलो करते हुए ही इसमें आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संविधान। अब संविधान की मांग क्यों हो गई? देखिए हमारे यहाँ जब पहले स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें संविधान जैसी चीज़ों की डिमांड नहीं की गई थी। उस समय चीज़ें थी कि चलो हमको अपनी स्वायत्तता दे दो, हम अपनी शासन चलाएंगे, बाकी हम तुम्हारे अंडर में रहेंगे, ये सब चीज़ें चलती रही स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जो राजा थे वो अपने अपने राज्य के लिए लड़ते रहे। फिर उसके बाद हुआ क्या, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई वैसे वैसे जो हमारे लीडर थे, देखिए अलग अलग देशों में कानून चलाने के लिए एक संस्था बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम संविधान दिया गया।
जिसका नाम संविधान दिया गया। फॉर एग्जांपल अमेरिका का संविधान पहले बन चुका था। तो हमारे जो लीडर थे उन्होंने उसको स्टडी किया कि आखिर अमेरिका का जो शासन चल रहा है इतना अच्छा क्यों चल रहा है, कैसे चीज़ें इतनी सही चल रही हैं। तो वहाँ की जब चीज़ें उन्होंने रिवाइज किया तो इन्हें लगा कि नहीं, यहाँ पे चीज़ें जो कानून चलाया जा रहा है उसके लिए कोई ऐसी संसदा, कोई ऐसी चीज है जिसके आधार पर चल रहे हैं, ना तो इनमें डिस्प्यूट कोई हो रहा है, ना तो जनता और सरकार में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इनको लगा कि नहीं, हमारे यहाँ भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। एक अमेरिका का हम एग्जांपल दे रहे हैं, इससे पहले और कई सारे हमारे यहाँ कई सारे देशों में संविधान बन चुका था। रूस में भी बन चुका था, जापान में बन चुका था, जर्मनी का वाइमर संविधान भी था। तो कई सारे संविधान को रीड किया गया, कई सारे देशों को देखा गया, ठीक है। उसके बाद हमारे लीडर ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ भी संविधान होना चाहिए। जब इन्होंने डिमांड किया तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रही। पहले अंग्रेजों ने इसको नकारा, धीरे धीरे नकारते गए, फिर उनकी मजबूरियाँ इतनी बढ़ गई कि उनको संविधान बनाने के लिए मानना पड़ा कि चलो अच्छा हम संविधान बनाएंगे। इसमें जो आपको नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें भी संविधान की मांग की गई थी। अब जब संविधान बनाई जानी चाहिए, संविधान बनना चाहिए, ये हमारे जो लीडर थे हमारे इंडिया के, उनमें ये चीज़ें आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई कि संविधान बनना चाहिए। अब संविधान बनना चाहिए, ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो गई सभी लोगों में। अब संविधान बनाए कौन, इस पे डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ कि भाई संविधान कौन बनाए। उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी आपको पता, आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी थी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये तो संविधान बना सकती थी, बट इसके द्वारा बनाया गया संविधान सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज़ पे काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट था। तो चीज़ें चलती रही आगे धीरे धीरे। उसके बाद 1934 का वर्ष आता है। एक लीडर थे एमएन रॉय जी, आप लोग पढ़े होंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो 1925 में 1925 के आसपास इन्होंने भारतीय साम्यवादी संघ की स्थापना की थी। तो कई सारे चीज़ें थी, तो उन्होंने 1934 में एक विचार रखा कि देखिए संविधान तो बनना चाहिए। अब इसमें कोई एक पार्टी संविधान नहीं बनाएगी, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। क्या बनाई जानी चाहिए? संविधान सभा बनाई जानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आप लोग अभी लिखेंगे नहीं, ये चीज़ें हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद आपको बताई जाने की। तो क्या बनना चाहिए? संविधान सभा बनाई जानी चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगी, संविधान को बनाएगी, ठीक है। ये 1934 में एमएन रॉय जी ने रखा। फिर उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली इसको अप्रूव किया कि नहीं, हाँ संविधान सभा आपको एक बनाई जानी चाहिए जो संविधान का निर्माण करे। फिर उसके बाद आता है 1938 का ईयर। 1938 के ईयर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने बोला कि ठीक है संविधान सभा तो बननी चाहिए, बट संविधान सभा में जो मेंबर होंगे उनका चुनाव होना चाहिए। वो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यानी वयस्क मताधिकार पर उनका चुनाव होना चाहिए, वयस्क मताधिकार पे उनका चुनाव होना चाहिए। अब देखिए वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है। जैसे आज हमारे लोकसभा का चुनाव होता है या फिर आपका विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसमें जो अभी क्राइटेरिया रखी गई है कि 18 ईयर रखी गई, 18 वर्ष रखी गई, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक सभी व्यक्ति उसमें वोट देते हैं। उस समय वयस्क मताधिकार का क्राइटेरिया अलग था, तो उस समय उनका कहना था कि भाई जो वयस्क मताधिकार को फुलफिल करते हैं वो सभी लोग वोट देंगे। ये 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये विचार रखा। फिर इसके बाद हालांकि इसको ऑफिशियली पूरी तरीके से किया इसी आधार पे किया गया, बट इसको पूरी तरीके से जैसे एक डायरेक्ट इस चीज़ को फॉलो किया गया, ये नहीं किया गया, इसको इनडायरेक्टली रूप में फॉलो किया गया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रही संविधान सभा बनने तक की नीति की। संविधान सभा कैसे बनेगी, संविधान कैसे बनेगा, उसको बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा का चुनाव कैसे होना चाहिए, वो सब चीज़ें रहीं। तो आप थोड़ा लिखेंगे इसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए आप लोग पहले संविधान हेडिंग डाल लीजिए। संविधान एक दस्तावेज है, आप लोग लिखे डिफिनीशन। संविधान एक दस्तावेज है जिसे कानून का विशेष संरक्षण प्राप्त है, जिसे कानून का विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसमें अगले पॉइंट में आप लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लोग लिख लिए कि संविधान क्या है,
एक दस्तावेज है जिसे कानून का विशेष संरक्षण प्राप्त है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इसमें सरकार के अंगों उनके कार्यों तथा सिद्धांत निहित है। उनके कार्यों तथा सिद्धांत निहित है। इसका क्या मतलब है? यानी संविधान जो है इसमें बताया गया है कि सरकार कितने स्तर की होगी। जैसे अपने यहाँ क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है, राष्ट्रीय यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आती है जो आपकी म्यूनिसिपल बॉडी हो गई या पीआरआई हो गई, पंचायती राज संस्थाएं, ये स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट आती है। ठीक है, तो 3 स्तर के सरकार के स्तर हो गए। उसके बाद ये क्या दिखाती है, उनके कार्य की, सरकार के क्या कार्य, कानून बनाना, लोगों को न्याय दिलाना, ये आपका न्यायपालिका का कार्य हो गया। कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो हो गया ये आपका सरकार का कार्य हो गया। उनके सिद्धांत भी बताए गए हैं। उनके सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का क्या मतलब है? सिद्धांत का मतलब कि सरकार किस आइडियोलॉजी के हिसाब से, किस दर्शन के आधार पर कार्य करेगी। जैसे इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो डीपीएसपी बनाया गया है। डीपीएसपी क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी जो भी राज्य का मतलब यहाँ देश से है, न कि स्टेट से है। तो जो भी देश है उसका जो कानून बनाया जाएगा वो इसके आधार पर बनाया जाएगा। इनमें जो चीज़ें कही गई हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश किया जाएगा, न कि फुलफिल किया जाना चाहिए, फुलफिल करने की कोशिश किया जाएगा। पूरी तरीके से फुलफिल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो डीपीएसपी एक दर्शन के तौर पर अपने संविधान में डाला गया। ठीक है, ते हो गए सिद्धांत। अब अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इसमें आगे हेडिंग डालेंगे कि संविधान हो गया। अब इसकी आवश्यकता, हमें इसकी महत्व तो समझ में आया होगा तभी हम संविधान की मांग किए थे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे संविधान के कार्य। हेडिंग आप लोग डाल लेंगे संविधान के कार्य। संविधान के कार्य, इसमें आप लोग लिखेंगे संविधान के कार्य में इसके प्रमुख 4 कार्य हैं। आप लोग ऐसे बना लेंगे, लिखिए। इसमें जो पहला कार्य है इसको लिखिए आप लोग, पहले कार्य को। यह विचारधारा, यह किसी राष्ट्र के, इसमें आप लोग लिखें, यह किसी राष्ट्र के विचारधारा तथा दर्शन, विचारधारा तथा दर्शन की अभिव्यक्ति करता है या को दर्शाता है, दर्शन को दर्शाता है। दूसरा इसमें आप लोग लिखेंगे, दूसरा आप लोग इसमें लिखेंगे, यह मूलभूत कानूनों को प्रदर्शित करता है, तीसरा आप लोग लिखेंगे इसमें, तीसरा आप लोग लिखेंगे यह किसी राष्ट्र के लिए संगठनात्मक ढांचा प्रदान करता है। इसके नीचे एरो देके आप लोग लिख लेंगे कि संगठनात्मक ढांचा क्या होता है, इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे एरो देके। यह विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों, उनके अधिकारों तथा उनके अंतर संबंधों को प्रदर्शित करता है। आप लोग आगे लिखेंगे चौथे पॉइंट में, यह सरकार के स्तर कोष्टक में आप लोग कोष्टक में लिख लेंगे संघीय, परिसंघीय तथा एकात्मक को दर्शाता है। इसी में आप लोग अगले पॉइंट डाल के लिख लेंगे। अगला पॉइंट इसमें आप लोग लिखें, यह भारत में यह राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकार को भी प्रदर्शित करता है। ये हो गया इसके कार्य। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट में चलेंगे। आप लोग देखिए, ये आप कार्य देख लिए, संविधान की डिफिनीशन देख लिए। अब उससे आपको एक तो पॉइंट निकल के आ रहा होगा, क्या? एक पॉइंट आपको निकल के आ रहा होगा,
आप बोलते हैं हम उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। संविधान का उद्देश्य एक सीमित सरकार प्रदान करना जिसमें लोगों की आकांक्षाएं निहित हो, आकांक्षाएं। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सीमित सरकार का यहाँ पे क्या मतलब है? सीमित सरकार का मतलब कि जो सरकार अभी आ रही है सत्ता में वो क्या हो? निर्वाचित सरकार हो। दूसरा पॉइंट, इसका एक समय पर एक निर्धारित समय पर चुनाव होना चाहिए। निर्धारित समयांतराल पर चुनाव होना चाहिए। आप लोग ये सब चीज़ें आप लोग सीमित सरकार के नीचे एरो देके लिख सकते हैं चाहे तो। तीसरी पॉइंट क्या होना चाहिए कि सरकार जो है संविधान के अधीन कार्य करे। क्या हो? संविधान के अधीन कार्य करे। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए सीमित सरकार से रिलेटेड। आपको पूछा भी जा सकता है कभी, ये इंटेलेक्चुअल टाइप के क्वेश्चन में आता है, बौद्धिक क्वेश्चन हो गया। सीमित सरकार से आप क्या समझते हैं? पॉइंट में आपको 3 ऑप्शन में दे दिया जा सकता है, आपको तीनों दे दिया जा सकता है, चौथे में लिखा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी, तो ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, बट ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, अब लोगों की आकांक्षाएं की बात हम कर लेते हैं। लोगों की आकांक्षाओं का क्या मतलब है? लोगों की आकांक्षाओं का मतलब कि जो सरकार आई है उसमें लोगों का विश्वास हो, लोग उसके द्वारा बनाए गए कानून को फॉलो करेंगे और ये अपने आप में महसूस करेंगे कि सरकार जो भी करेगी हमारे विकास के लिए करेगी, हमारे हित के लिए करेगी। इससे हमारा हित होगा, हमारे राष्ट्र का हित होगा, हमारे गांव का हित होगा, हमारे राज्य का हित होगा। तो ये सब जो विश्वास की चीज़ें हैं वो चीज़ आ जाती है आपके आकांक्षाओं में। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे कि आपको पता है संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठित की गई या संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, तब हम थोड़ा संविधान सभा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें। अब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक है, तो आप लिखें, हेडिंग डाल लें, संविधान सभा आप हेडिंग डाल लें, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, अब उसमें आप लोग लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। देखिए, आपको पहले सारी चीज़ें समझाई जा चुकी है, अब हम यहाँ पे लिखवाएंगे। पहले पॉइंट में लिखिए संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। आगे अगले पॉइंट में आप लोग लिखें, कांग्रेस ने, या फिर आप आईएनसी लिख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग की। आगे आप लोग लिखें अगले पॉइंट में, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए तथा इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप लोग आगे चलें।
अब देखिए ये हमारे लीडर्स की डिमांड हो गई कि इनका जो चुनाव होगा, पंडित जवाहरलाल, आपको पता है उस समय के सबसे पॉपुलर या सबसे आप समझे कि जो इंडिया के लोग थे उनमें उनका जो सबसे ज़्यादा विश्वास था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू में था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग रखी। अब इसके आधार पर सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के गठन का विचार रखा। आपको पता है जब द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसमें इंडिया उसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। ब्रिटेन की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, उस पर बहुत सारे दबाव बनाए जा रहे थे। उसके जो मित्र राष्ट्र थे उसके द्वारा बहुत सारे दबाव बनाए जा रहे थे कि इंडिया को इसमें शामिल किया जाए। अब इंडिया को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, उसके लिए जो हमारे लीडर थे उन्होंने अलग अलग डिमांड रखी कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जानी चाहिए, हमको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बहुत सारी डिमांड रखते गए। स्टार्टिंग में तो ये सब डिमांड जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, बट उसके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। धीरे धीरे अंततः आते आते वो इंडिया की जो मांग थी उसको धीरे धीरे स्वीकार करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो चलिए उसी में एक मांग थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन, उसी में एक मांग था संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं संविधान सभा के गठन से रिलेटेड चीज़ें कि कब गठन हुआ, कैसे गठन हुआ। आप लोग लिखेंगे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन आप लोग लिख लेंगे। अब इसमें पॉइंट वाइज आप लोग लिखें। पहले पॉइंट में लिखें कैबिनेट मिशन, पॉइंट नहीं आप लोग पहले इसी के आगे लिख लें, फिर इसमें हम पॉइंट डलवाएंगे। लिखे कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ जिसकी निम्न विशेषताएं थी। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। कुल संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 अर्थात 389 निर्धारित की गई, 389 निर्धारित की गई, जिसे दो प्रकार से विभाजित किया गया। पहला विभाजन हम यहाँ पे लिखेंगे समुदाय के आधार पर, आप लोग भी ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा आप लोग लिखेंगे क्षेत्र के आधार पर या फिर शासन के आधार पर, शासन या फिर आप कोष्टक में क्षेत्र भी डाल सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर इसमें आप लोग देखेंगे समुदाय के आधार पर, आपको पता है इसमें कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट में। पहले में कौन थे, पहले में आपके मुस्लिम थे, उसके बाद सिख थे, उसके बाद सामान्य थे। सामान्य में कौन लोग आते हैं, मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने भी लोग बचे उनको सामान्य में डाल दिया गया। यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आती है कि मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी जितने भी कास्ट थे, जितनी भी जातियाँ थी, जनजातियाँ थी, सबको सामान्य में डाला गया। सबका रिप्रेजेंटेशन आपको सामान्य में डाला गया। अब देखिए शासन के आधार पर इसे शासन या क्षेत्र के आधार पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका लिखिए आप लोग इसमें, पहला ब्रिटिश द्वारा शासित क्षेत्रों के लिए, दूसरा आप लोग लिखेंगे इसमें लिखेंगे देशी रियासतों के लिए। अब हम इसका थोड़ा देख लेते हैं, इनके लिए सीटें कितनी निर्धारित की गई। इसी में आप लोग नीचे लिखेंगे, हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा है। तो देखिए आप लोग इसका जो डिवीजन हुआ, एक तो आपको ब्रिटिश द्वारा शासित क्षेत्रों के लिए, दूसरा हुआ था आपका देशी रियासतों के लिए। अब देखिए जो ब्रिटिश द्वारा शासित क्षेत्र थे उसके लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई, उसके लिए 296 सीट दी गई, यानी 296 सीटें उनके लिए दी गई
296 सीटें ब्रिटिश द्वारा शासित क्षेत्रों के लिए दी गई और आपकी 73 सीटें आपको दी गई देशी रियासतों के लिए। 93 सीटें आपको यहाँ पे आएगा। 93 सीटें आपको किसको दी गई? देशी रियासतों के लिए दी गई। अब जो 296 सीटें दी गई इनको और दो प्रकार से और डिवाइड किया गया। इसमें आप लोग आगे ऐसे कॉलम बना के लिख लेंगे, आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर दी जा रही हैं। जो 296 सीटें थी इनको आगे दो और प्रकार से डिवाइड किया गया। पहले में आप लोग लिख लेंगे मुख्य आयुक्तों के अधीन आने वाले प्रांतों के लिए, मुख्य आयुक्तों के अधीन आने वाले प्रांतों के लिए। और अगली जो कैटेगरी है उसमें आप लोग लिखेंगे गवर्नर के अधीन आने वाले प्रांतों के लिए, गवर्नर के अधीन आने वाले प्रांतों के लिए। अब जो मुख्य आयुक्त के अधीन आते थे उनके लिए 4 सीटें दी गई और जो गवर्नर के अधीन आते थे इनके लिए 292 सीटें निर्धारित की गई। तो इसका पूरा ये डिवीजन हुआ। ठीक है, इस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था। अब आगे क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग अगले पॉइंट में लिखेंगे, आप लोग पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 आप लोग लिखें, सीटों का बंटवारा प्रांतों तथा देशी रियासतों में, सीटों का बंटवारा प्रांतों तथा देशी रियासतों में जनसंख्या के आधार पर किया गया था। जनसंख्या के आधार पर किया गया था। जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जो सामान्यतः 10 लाख प्रति सीट थी। 10 लाख प्रति सीट थी। सीटों का बंटवारा प्रांतों तथा देशी रियासतों में जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जो सामान्यतः 10 लाख प्रति सीट थी। जो सामान्यतः 10 लाख प्रति सीट थी। आगे हम लोग चलेंगे इसमें कुछ आगे आप लोग लिखें पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव, प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। समुदाय के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाना था। यानी इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में पहले इसको संयुक्त प्रांत बोला जाता था। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आपको 200 सीटें दी गई, 200 नहीं 100 मान लीजिए आप लोग 100 सीटें दी गई। 100 में मान लीजिए कि आपको जो सामान्य के लिए सीटें दी गई उसके लिए दी गई आपको 70 सीटें, बची 30 सीटें। 30 में आपको 20 सीटें मुस्लिम के लिए दी गई और 10 सीटें सिख के लिए दी गई। अब इन 10 सीटों का जो चुनाव करेगा, जो सिख के 10 सीटें निर्धारित की गई हैं, इनका चुनाव प्रांतीय असेंबली यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के संविधान, उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के विधानसभा में सिख समुदाय के जितने सदस्य गए होंगे वहां पर, वो लोग इसका चुनाव, इन 10 लोगों का चुनाव करेंगे। ऐसे मुस्लिम का कौन करेगा? यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुस्लिम समुदाय से जो लोग गए होंगे वो मिलकर इन 20 लोगों का चुनाव करेंगे, इन 20 लोगों का चुनाव करेंगे। और ये 70 सीटों का चुनाव कौन करेगा? इन मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा में गए हुए हैं वो लोग मिलके इन 70 सीटों पे आने वाले लोगों का चुनाव करेंगे। ठीक है, ये हो गया सदस्यों का चुनाव। और आगे लिखें आप लोग, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया था। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब कि जो अभी राज्यसभा में हमारा चुनाव होता है उसके थ्रू इनका चुनाव किया गया था। जैसे आप देखेंगे कि लोकसभा में जिस सीट से
आपके जितने मतलब जितना जिनका रिप्रेजेंटेशन रहता है उसी तरीके से आपको राज्यसभा में उनके लोग, उस पार्टी के लोग पहुंच पाते हैं। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगले पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5 आप लोग लिखेंगे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं देशी रियासतों के सदस्यों को उनके प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था या चुनाव किया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि जो देशी रियासत से आने वाले सदस्य थे उनका चुनाव नहीं होता था, उन्हें उनके प्रमुख जो होते थे वो नामित करते थे। अब देखिए यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप लोग इसको बताइए सही है या गलत है। स्टेटमेंट ये है कि संविधान सभा पूर्णतः आपकी नामित निकाय थी। संविधान सभा पूर्णतः नामित निकाय थी। तो आप लोग बोलेंगे कि पूर्णतः नामित तो थी नहीं, चुनाव तो होता था। अब एक स्टेटमेंट और इसमें आप लोग ले लीजिए, एक स्टेटमेंट और हम बोल दे रहे हैं कि संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी। संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी। क्या थी? पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी। आप लोग हमको बताएंगे क्या यह पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी? अभी हमने बताया, लास्ट 2 पॉइंट आप गौर करेंगे तो जो देशी रियासतों से सदस्य आते थे उनका चुनाव तो होता नहीं था, उनके प्रमुख द्वारा निर्वाचित किया जाता था। और जो अदर लोग थे, जो अदर सदस्य थे, उनका चुनाव होता था। अब चुनाव डायरेक्टली होता था या इनडायरेक्टली होता था, डिपेंड नहीं करता, लेकिन चुनाव होता था। तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको निर्वाचित सदस्य बोला जाएगा। जबकि जो देशी रियासत से आने वाले सदस्य थे उनको क्या बोला जाएगा? उनको आपका नामित सदस्य बोला जाएगा। यानी यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है, आप लोग कंक्लूजन डाल के लिख सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से नामित निकाय थी। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से नामित निकाय थी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी होगा, थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा है। उसके बाद आपको अभी टाइमिंग बता दिया जाएगा, आपका क्या टाइमिंग होगा, शेड्यूल आपको सारा डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आप लोग उस टाइम पे आइएगा, आपका सारा लेक्चर यहाँ पे लिया जाएगा। पॉलिटी के साथ साथ करंट अफेयर भी लिया जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, मवाना क्लासेस पे विश्वास रखना है, क्योंकि आप लोग इससे जुड़ रहे हैं तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जाएंगी। आपको और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, न तो कहीं अदर बुक के बारे में आपको वो बुक खरीदनी है, ये बुक खरीदनी है, नहीं। सिर्फ आपको खरीदना है तो सिलेबस आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको खरीद लेना है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करवाएंगे। इसके अलावा आपको और कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। वो चाहे अवनीश सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हों, चाहे आपके हिंदी मैम जो पढ़ा रही हैं, चाहे आपको मैथ की बुक हो गई, चाहे आपको इधर जो पढ़ाया जा रहा है पॉलिटी जो पढ़ाया जा रहा है, या फिर करंट अफेयर जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपको कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।